सत्ता संभाली उसके पूर्व माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी स्मरण करें तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। 24 दलों को मिलाकर के सरकार चलाना ये अलग कठिन परिस्थिति थी, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने सरकार चलाई और उस सरकार में भी जो निर्णय किए ये हमारी भाजपा की कार्य करने की पद्धति बताती है कि हम इतने लंबे चौड़े एक तरह से संयुक्त गठबंधन की सरकार के बीच भी देश हितैषी निर्णय परमाणु बम का भी ले सकते हैं, जो माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। और 2014 से जो हम 15 नंबर की अर्थव्यवस्था में थे, हम देखते हैं कि वित्त मंत्री के रूप में स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी अपना कार्यकाल पूरा कर चुके हैं नरसिम्हा राव जी के सरकार के बाद में वो स्वयं प्रधानमंत्री रह गए, लेकिन स्वयं प्रधानमंत्री रहने के बाद भी वो देश की वित्तीय व्यवस्था में किस स्थिति में हमको छोड़ के जाते हैं। तो 11 नंबर की अर्थव्यवस्था से अब हम स्टार्ट हो रहे हैं और 11 नंबर की अर्थव्यवस्था में जो माननीय मोदी जी के बहुत सारे उल्लेखनीय कामों में एक सबसे बड़ा काम है कि हमेशा नेतृत्व करने वाला हमारे नेतृत्व के लिए हर कीमत चुकाने के लिए तैयार रहे। इसलिए सरकार के मामले में तुष्टीकरण समाप्त करके जनता के लिए जो जरूरी है वो सारे कड़े फैसले लेने के लिए बगैर संकोच के आगे बढ़े। कितने प्रकार के फैसले उनने लिए। अब हम एक के बाद एक लाइन से देखें, अगर चाहे जीएसटी जीएसटी को लागू करने का मामला हो, टैक्स कलेक्शन से आर्थिक संपन्नता आएगी और ऐसे समय में जब लोकसभा राज्यसभा में तो उतना बहुमत भी नहीं था उनका, लेकिन कैसे वो युक्ति बुद्धि से अपने विषय को लेकर जाना और सबको सहमत कर लेना, वाकई ये सोच के भी अटपटा लगता है कि जीएसटी से आर्थिक रूप से कितना पूरे देश का परिदृश्य बदला है कि सभी प्रकार के नवाचार के लिए देश आर्थिक रूप से संपन्न बनना चाहिए। इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप की और दूसरी प्रकार की बात करें तो लंबी चौड़ी बात आती है, लेकिन हम सब लाइन से देखें, जहां 40 साल पहले 370 के मामले को लेकर के राजीव गांधी जी की सरकार ने घुटने टेक दिए थे। मुस्लिम बहनों की ज़िंदगी भी अच्छी करना, बदलना है, और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया था। आप केवल 2 सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से तुलना कर लें माननीय प्रधानमंत्री जी की, लोकतंत्र खूबसूरती और लोकतंत्र की ताकत क्या होती है। सुप्रीम कोर्ट तो फैसले करेगी, लेकिन फैसले को लागू करने का दम चाहिए। और जहां 3 तलाक के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया अपनी मध्य प्रदेश इंदौर की बेटी शाहबानो के मामले में, और उसके उलट राजीव गांधी जी की सरकार ने वो फैसला बदल दिया। आरिफ मोहम्मद साहब अभी गवर्नर है, उस बात के गवाह हैं, जिन्होंने अपनी बात जिस ढंग से रखने का प्रयास किया था, और जो उनके स्वयं के शब्दों में कभी आप सुनोगे तो बताएंगे अंदर की कहानी क्या है। लेकिन माननीय मोदी जी ने शुरू से जो कहा कि हम हिंदू मुस्लिम में भेद नहीं करेंगे, हमारी हिंदू बहनों की भी ज़िंदगी में जो मदद कर सकते हैं वो करेंगे, लेकिन मुस्लिम बहनों की ज़िंदगी में भी अगर बदलाव लाना है, 3 तलाक के कानून से उनके लिए ज़िंदगी में अगर सुख का सवेरा आता है, तो 3 तलाक कानून को बदलने की हिम्मत भी दिखाने का काम अगर किसी ने किया, मोदी जी की सरकार ने किया। राम मंदिर के मसले पे अपन देखें, सुप्रीम कोर्ट ने तो फैसले पहले भी किए। मैंने इंदिरा गांधी जी का अपन फैसला देख ले, उनका स्वयं का इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला हुआ था, उसके बदले में उनने क्या दिया, आपातकाल लगा दिया। 3 तलाक का मैंने बताया था, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। तो कोर्ट की भी महत्ता को स्थापित करते हुए जनता के बीच में सर्वोच्चता सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया, तो लागू करना, 3 तलाक भी लागू करके दिखाया, भले 40 साल पुराना, और राम मंदिर का फैसला भी लागू करके दिखाया। तो हिंदू मुस्लिम, राम जी का नाम लेते ही देश में दंगे हो जाते, जाने क्या क्या हो जाते थे। लेकिन इतने पुराने मसले को भी सबको साथ लेकर के, ना तो भूमि पूजन के समय झंझट कोई हुई पूरे देश में, ना बाद में लोकार्पण के समय हुई, और उससे बढ़कर के जो आज़ादी के समय सोमनाथ के समय निर्णय होना था, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी को बुलाया गया था कि सोमनाथ के मंदिर के भूमि पूजन लोकार्पण में सरदार वल्लभ भाई पटेल वहाँ मौजूद थे, उनने निमंत्रण दिया था। उस समय के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी सहित प्रधानमंत्री को बुलाया था, लेकिन नेहरू जी जाने की साहस नहीं जुटा पाए। 1000 साल पुराना हमारा कलंक
देश आज़ाद होता है तो हमारे वो सारे मापदंड और वो सारे मानदंड जिनके आधार पर देश का लोकतंत्र खूबसूरती और दुनिया के अंदर गर्व से सिर ऊंचा रखता है, हम सब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय का पालन भी कराया जाता है। और न केवल अयोध्या में जाकर स्वयं प्रधानमंत्री बैठ करके बजाय किसी हिचक के सभी वर्गों के लिए, जैसे मैंने मुस्लिम समाज की बहन का निर्णय करने में भी हिचक नहीं, बाकी बहुसंख्यक समाज के लिए भी निर्णय करने में हिचक नहीं। हमारे यहाँ एक के बाद एक ऐसे, कभी आप कल्पना करो कि हमारे अपने बच्चों के जीवन के लिए रूस यूक्रेन युद्ध याद करो, तो हमारे बच्चों को भी लेकर के आने के लिए अब कितना अच्छा लगता है कि हमारे बच्चों के पीछे पीछे पाकिस्तान के बच्चे भी निकल करके आए, वो भी भारत माता की जय करके आए। और एक प्रधानमंत्री बगैर सुरक्षा के पाकिस्तान को भी कितने मौके दिए, शुरू में कोई मन में भाव नहीं था, पाकिस्तान को इसकी कीमत समझ में नहीं आई। नवाज शरीफ के परिवार में बगैर कोई सुरक्षा व्यवस्था के उनके हेलीकॉप्टर से जाने का साहस अगर किसी में रहा है तो हमारे लिए गर्व की बात है। यशस्वी अभी के हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का है, जो अफगानिस्तान से आते समय और उनके उस व्यवस्था में भी जाते, और बदलते दौर में भारत के दुश्मनों के साथ जो उनके तीनों बार की याद करें, केवल कल्पना करें। हमारे देश के अंदर आतंकवाद का तो ये जो फन कुचलने का या जो आवश्यकता तो पड़ गई थी, तो हमको मालूम है भले ही बांग्लादेश बना हो, लेकिन बांग्लादेश के समय से पाकिस्तान ने 65 के वार के बाद जो परोक्ष नीति आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली अपनाई, उस आतंकवादी की नीति के बारे में भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश को, दुश्मनों को वो कहीं भी होंगे उनको छोड़ेंगे नहीं, ये जो नीति लाए हैं, इस नीति से देश के दुनिया के 3 एक देश है, अमेरिका, इजराइल और तीसरा भारत हो गया, जिसने दुश्मनों के घर में घुस करके आतंकवादियों को मार करके हिसाब चुकता किया। ये हमारे लिए तीनों बार के कार्यकाल में उल्लेखनीय बात है, तीनों में कोई अंतर नहीं। तीनों बार सेना को छूट दी, सेना को समय निर्धारित करना, कार्रवाई करने का अधिकार देना। ये वो उन देशों के बारे में जब कहते थे कि हम पाकिस्तान की बात कैसे करें, वो तो परमाणु संपन्न है, तो 14 से लेके 19 में भी परमाणु संपन्न था, 19-23 में भी था, वो 23 से अभी भी परमाणु संपन्न है। लेकिन अगर आतंकवादी हैं तो उनसे व्यवहार कैसा करना चाहिए। धारा 370 हमारे विचारधारा का तो जनसंघ के ज़माने से जो धारा 370 की कठिनाई के बारे में बताया गया था कि धारा 370 का लगना इस देश में विभाजन की लकीर खींचने के बराबर है। उस धारा 370 के मसले को हम याद करें, उस समय विपक्ष के भाषणों को, खून की नदियाँ बह जाएगी, आग लग जाएगी, कहीं कुछ नहीं हुआ। जैसे राम मंदिर में हुआ ऐसा इसमें कुछ नहीं हुआ, सब कुछ सहजता के साथ हुआ और पूरी कानून व्यवस्था के साथ हुआ। और कितना 370 का महत्व तो तब और बढ़ जाता है जब कश्मीर के अंदर पहली बार उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, मुफ्ती मोहम्मद सईद, उनकी पार्टी, अब लाइन से देखो तो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से लेके सारे लोग, औरतों और ओवैसी तक कितनी अच्छी बात कर रहे हैं। ये तो आश्चर्य हो रहा है ना। ये है देश की देशभक्ति। देश का नायक जब शक्ति संपन्न होता है, सरकार सक्षम होती है, तो ये अनुकूलता बन जाती है। अदरवाइज ये सब पाकिस्तान की तरफ बोलने वाले लोग, खुद मोहम्मद अब्दुल्ला ने जो फारूक अब्दुल्ला जी ने जो बात कही है कि मैं ये बात कहता था कि पाकिस्तान से बात करो, लेकिन अब मैंने पहलगांव के बाद तय कर लिया पाकिस्तान से बात नहीं। सद्बुद्धि कहाँ से आ गई? ये हमारी देश के नायक ने सेना के माध्यम से जो अंदर का कॉन्फिडेंस खड़ा कर दिया, इसने पूरा वातावरण बदल दिया। ये गुटनिरपेक्षता की बात तो आज़ादी के समय से करते आए थे, लेकिन गुटनिरपेक्षता की स्थिति कैसी थी? कहने के लिए हम गुटनिरपेक्ष थे, लेकिन होता क्या था? गुटनिरपेक्षता ये होती है, अमेरिका से भी हम अपने लिए जो व्यवहार रख रहे हैं, लेकिन रूस से भी, रूस यूक्रेन युद्ध में तेल खरीदने के लिए अपने रुपये से तेल खरीद लेना, कहीं दबने का काम नहीं। इसलिए दुनिया में तेल के भाव कहाँ से कहाँ चले गए, पेट्रोल गैस के। लेकिन हमारे लोगों के लिए आज तेल कंपनियों के माध्यम से पूरे देश के लिए क्या माहौल है। हम सब एक लाइन से देखते चले जाएं
अभी अभी इस युद्ध में देखा है क्या क्या कहते थे पहले माननीय मोदी जी की सरकार के पहले। सारे विशेष धर्म के लोग एक ही पाकिस्तान के साथ जोड़ते थे, लेकिन सबसे ज़्यादा सम्मान अगर पाया है तो सऊदी अरब से लगा करके हर जगह माननीय मोदी जी के लिए कितनी अनुकूलता बनी। इसी बात की तो दरकार है कि सबकी देशों का अपना अपना हमारा व्यवहार देश की विदेश नीति के आधार पर रहता है, हमारे देश की नीतियों के आधार पर होता है, हमारे व्यापारिक संबंधों के आधार पर होता है। तो हम देखें कि चाहे ईरान का हमारा वो जो नया बंदरगाह का प्रोजेक्ट हो, जहां हम एक तरफ चाइना को उस तरह से भी देखते हैं कि चाइना से रिलेशन भी बनाए हमें, लेकिन चाइना को आधार पे, अमेरिका के आधार पे, किसी देश के आधार पर सबसे पहले नेशन फर्स्ट, मेड इन इंडिया की बात करते हुए माननीय मोदी जी ने जो वर्तमान का दौर दिखाया है। और अभी तो अंदर की बात देखो तो और आश्चर्य लगता है। खुद जिनने S-400 सुरक्षा व्यवस्था दी है, हम सब देख रहे हैं कि यूक्रेन युद्ध के साथ रसिया के अंदर तक भी अगर वो सुरक्षा प्रणाली इतनी मजबूत थी तो उनके यहाँ क्यों ऐसा नहीं हुआ? इसका मतलब उनके माल में हमारा दिमाग लगाया, ये जो ना हमारा दिमाग लगा मेड इन इंडिया से, तो हमारा बाल भी बाका नहीं हुआ। जो मिसाइल हम छोड़ रहे हैं वो तो असर कर रही है, और उनके फटाके दिवाली के फटाके जैसे आसमान में ख़त्म हो रहे हैं। तो ये कैसे हो सकता है? ये तभी हो सकता है जब हमारी ब्रेन का उपयोग किया है। ये मेड इन इंडिया है, इस आधार पर हम सब तरफ से निपटने के लिए सक्षम हैं। लाल किले से सफाई की बात करने के आधार पर देश के अंदर कहां से कहां तक की बात कर दी। जल वहित शौचालय की बात करते हुए 40 करोड़ लोगों के लिए, अब ये आंकड़े बताते हैं कि हम कहां से कहां पहुंच गए। मैं मेरे अनुभव की बात बताता हूं। जहां मैं विधायक बना पहली बार, मेरे यहाँ एक पूर्ववर्ती विधायक प्रीति भार्गव जी थी। उनने एक मेरे से बात कही थी, भैया आप विधायक बन गए तो एक काम जरूर कराना। मेरे इधर क्षेत्र में 20% गांव भी थे। उनने कहा आप कुछ भी करके गांव के अंदर ये कुछ शौचालय, पब्लिक टॉयलेट जरूर बनाना। मैंने क्यों? बोले आपको ये कठिनाई समझ में नहीं आएगी पुरुष होने के नाते से। बोले मैं ये कठिनाई जानती हूँ, मैं विधायक भी रही थी, जिला पंचायत की सदस्य भी थी, कि माता बहनों को खुले में शौचालय के लिए उनको बीमार हो जाना पड़ता है, इतने कष्ट आते हैं, क्योंकि वो खुले में जाए कैसे? उनको कुछ भी करके सूर्य ढलने का इंतजार करना पड़ता है। तो ये कितना मानवीय दृष्टिकोण से, लेकिन इस कष्ट को माननीय मोदी जी ने समझ करके घर घर शौचालय बनाने की बात की। गैस के चूल्हे के बारे में तो आप अपन सब जानते ही है, हमारे लिए कूपन का कितना महत्व रहता था। सांसद से कम महत्व सांसद के कूपन का ज़्यादा महत्व था। वो कूपन बांटते बड़ी बात हो जाती थी। ये कैसे बांटते थे वो भी बताने की जरूरत नहीं। कूपन नहीं हो गया, मालूम पड़ा कि विधानसभा का टिकट हो गया। कौन सा दौर था वो? गैस का कूपन, बाप रे बाप, क्या हो जाता। आज गैस कनेक्शन की कितनी कैसी स्थिति बनी है। और सब प्रकार से कोई से भी पैरामीटर में ले लें, हम तो ये कल्पना करते हैं, अगर ये देखें कि अपने यहाँ बदलते दौर में ये आंकड़े की बात भी करें कि जहाँ हमने 6 करोड़ से ज़्यादा शौचालय बना दिए, गेहूं की बात करते हैं, ये बड़ा आश्चर्य लगता है। ये हमारे लिए राम राज्य की बात है, तो राम राज्य से उस तरह से देखते हैं। भारत सरकार के अपने काम करने के तरीके के बलबूते पर अंतर्राष्ट्रीय मापदंड बदलना पड़ रहे हैं, क्योंकि उनकी जो आर्थिक दृष्टिकोण से वो हर चीज़ को डॉलर में देखते थे। मैं टूरिज्म का चेयरमैन था, बड़ा मुश्किल पड़ता था कि जब मैं एयरपोर्ट पे जब आप में से भी कहीं गए होंगे तो समोसा 200 रुपये का क्यों मसाला पड़ता, पल्ले नहीं पड़ता था। तो मैं इंदौर के एयरपोर्ट के बाहर जाके पोहे खा के वापस अंदर जाता एयरपोर्ट कि इतना महंगा कैसे। लेकिन आज मोदी जी ने संशोधन करा दिया कि हमारी भारतीय मुद्रा के हिसाब से यहाँ के लिए तो करो ना भाई। एयरपोर्ट हो तो एयरपोर्ट की जगह है, लेकिन ये नाटक कौन सा होता है? ये जो भारतीय दृष्टिकोण है, इसी प्रकार से लाइन से अगर अपन देखो, गरीब आदमी, गरीब से गरीब आदमी, छत पे मकान, उनका खुद का मकान होना चाहिए। तो ये माननीय मोदी जी सोच सकते हैं, और जो कहा वो करके दिखाया, दूसरी बार फिर दिखा दिया। और एक तो ऐसा घोर आश्चर्य है, मैं वास्तव में कल कवि सम्मेलन में था, वो कवि ने जो टिप्पणी करी मेरी बहुत जोरदार थी। बैरागी ने, अध्यक्ष जी भी थे, उनने के वो डॉक्टर थे, मनमोहन सिंह वित्त के डॉक्टर थे, PhD की हुई थी, फाइनेंस के बड़े डॉक्टर थे।
लेकिन डॉक्टर ने 10 साल में कोई फाइनेंशियल डॉक्टरी नहीं करी। मोदी जी ने कितने ऑपरेशन कर दिए बताओ। अब चाय वाला ऑपरेशन कर रहा है। कितने प्रकार से सारी व्यवस्थाओं को बदलाव कर दिया। डिजिटली पेमेंट करना ये अभी अमेरिका में भी नहीं हुआ है कि सब्जी वाला, चाय वाला, फल वाला सबको अपने डीबीटी का कितना लाभ मिल रहा है। गरीब से गरीब आदमी को उसका हक का पैसा मिल जाए। ये तो वाकई ऐसे स्टार्टअप को सबको प्रोत्साहन दिलवाना, कितने प्रकार की व्यवस्थाओं को बढ़ावा दे रहे हैं। लाइन से जितने प्रकार से हो सकते हैं। और 5 लाख का इलाज तो मेरे पास स्वेच्छा निदान अनुदान का मामला बहुत सारा परवार ही निपट गया। नहीं तो बड़ी संकट चल रहा है, क्योंकि गरीब आदमी हॉस्पिटल पास में उसको इलाज कराना है। आयुष्मान कार्ड में तो मध्य प्रदेश देश का नंबर 1 हो गया। बहुत बड़ा काम कर दिया। और उससे बढ़कर के 5 लाख का 70 साल वाले कोई जाति समाज का हो, हमको सबको मालूम है कि 70 साल से ऊपर वालों को 5 लाख का अगर अनुदान मिल जाता है, ये बड़ा एक तरह से आयुष्मान कार्ड का कितना बड़ा लाभ है। एक नहीं, ऐसे कितनी सारी योजनाएं बताने जाओ तो ऐसा लगता है। उज्ज्वला गैस कनेक्शन, बिजली के मामले में 100% हमारा विद्युतीकरण कर दिया। जल जीवन मिशन के माध्यम से घर घर जल, नल से जल, ये कितना आश्चर्य की बात है। और कृषि विकास का बजट माननीय मोदी जी के माध्यम से 5 गुना बढ़ाया गया। वैसे तो सभी दूर कर दिया। और किसान सम्मान निधि, पहली बार अगर कोई किसानों को सम्मान निधि दे करके, ये किसानों के जी से आग्रह है कि कृपया आप आएं और मंच पर आसन ग्रहण करें। साथ में निवेदन है माननीय मंत्री नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा श्री राकेश शुक्ला जी से कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी को ससम्मान उनका स्थान ग्रहण करवाएं। हमारे साथ मंच पर आसीन होने जा रही हैं माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु कल्याण श्रीमती कृष्णा गौर जी। हम आग्रह के साथ आमंत्रित कर रहे हैं। We would like to invite Project Director GIZ, Mr. Bernard Kreuzberg on the dais. ACS द्वय श्री मनु श्रीवास्तव जी, आदरणीय श्री नीरज मंडलोई जी, प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड श्री अविनाश लवानिया जी, MD MPUVN श्री अमनवीर सिंह जी, आप सभी का मंच पर बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आदरणीय देवियों सज्जनों, सूर्य मित्र कृषि फीडर योजना एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है देश की। और हमारा सौभाग्य है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सूर्य ऊर्जा के उत्पादन में, इसके उत्पादन के लिए लगने वाली इकाइयों के विकास में, उनकी स्थापना में और उनके उपयोग में अग्रणी राज्य के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। आज के इस कार्यक्रम में, इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम में हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय तथा माननीय मंच का बहुत आदर के साथ स्वागत कर रहे हैं। स्वागत के इस सिलसिले में सबसे पहले हम आग्रह करेंगे अपर मुख्य सचिव नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा श्री मनु श्रीवास्तव जी से कि आप माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का पौधा भेंट करके स्वागत करें। अपर मुख्य सचिव ऊर्जा श्री नीरज मंडलोई जी से विनम्र आग्रह है कि आप माननीय मंत्री नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा श्री राकेश शुक्ला जी का स्वागत करें। हमारे बीच में उपस्थित प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड श्री MD MPPMCL श्री अविनाश लवानिया जी से आग्रह है कि आप स्वागत करें माननीय मंत्री महोदया श्रीमती कृष्णा गौर जी का। आदरणीय प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड श्री अमरवीर सिंह जी से आग्रह है कि आप कृपया स्वागत करें ACS महोदय श्री मनु श्रीवास्तव जी, आदरणीय श्री नीरज मंडलोई जी, हमारे माननीय सांसद बिहार से पधारे हुए श्री अशोक यादव जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। हम आग्रह पूर्वक उनसे निवेदन करेंगे कि कृपया आइए और मंच पर आसन ग्रहण करिए। श्री अशोक यादव जी आइए सर। हमारे बीच में
माननीय मंत्री ऊर्जा श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जी पधार रहे हैं। हम बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं मंच पर और निवेदन करना चाहेंगे आदरणीय श्री अविनाश लवानिया जी से कि आप माननीय मंत्री महोदय श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जी का पौधा भेंट करके स्वागत करें। श्री अमरवीर सिंह बैस जी से निवेदन है कि हमारे बीच में बिहार से पधारे माननीय सांसद महोदय आदरणीय यादव जी का स्वागत करें। सुश्री सोनाक्षी सिंह जी एई मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम से निवेदन है कि आप प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड श्री अविनाश लवानिया जी का स्वागत करें। एंड वी वुड लाइक टू रिक्वेस्ट सुश्री रितु सिंह एई एमपी ऊर्जा विकास निगम टू प्लीज वेलकम। धन्यवाद दूंगा कि आप सब लोगों को बुला करके जो और मनु श्रीवास्तव जी और नीरज मंडलोई जी, आदरणीय आशीष लवानिया जी और हमारे अमनवीर जी, पूरी टीम ने जो ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया, इससे लोगों को आसानी होगी, उसके लिए भी धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय ऊर्जा मंत्री मध्य प्रदेश आदरणीय श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जी। सर, आपने ठीक ही कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश बहुत ही ठोस कार्रवाई करते हुए एक सुविचारित कार्य योजना के तहत आगे बढ़ रहा है और हम सभी जानते हैं कि योजना का नाम है प्रधानमंत्री कुसुम योजना, जिसके तहत ये सब हम कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री का एक लक्ष्य भी है, एक विजन भी है कि देश को जितनी ऊर्जा की आवश्यकता है वो अगर हम गैर परंपरागत साधनों से अर्जित कर सकें और 2070 तक हम न्यूट्रल पोजीशन में पहुंच सकें तो वो एक आदर्श स्थिति होगी और उसके लिए मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा गंभीर प्रयास कर रहा है। मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है और क्या मध्य प्रदेश का विजन है, इसके साथ बहुत आदर के साथ अब हम आमंत्रित कर रहे हैं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को। आज के कार्यक्रम में अभी जिनने अपना भाषण पूरा किया, हमारे माननीय मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, इस अवसर पर नवकरणीय ऊर्जा मंत्री माननीय राकेश शुक्ला जी, हमारे बीच का जर्मनी से आए ना, कहाँ से आए? मैं तो ये सोच के ही आनंद में डूबा हुआ हूँ, हमारा मध्य प्रदेश कहाँ से कहाँ जा रहा है। वैसे तो मध्य प्रदेश के लोग कम होशियार नहीं है, लेकिन अभी कमी पड़ी तो जर्मनी से भी बुला लिया है। इस अवसर पर हमारी माननीय मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी, हमारे मधुबनी के सांसद माननीय अशोक यादव जी, हमारे बीच हमारे सम्मान्य अतिथिगण, सभी अधिकारीगण, इस सभागार में मौजूद समस्त आगंतुक अतिथिगण, पत्रकार साथियों, भाइयों बहनों और सोलर परिवार के भावी माननीय सभी सदस्यगण, यहाँ अभी सूर्य देवता की 7 घोड़ों की सवार वाले रथ के साथ प्रतिमाएं भेंट की गई है और ये बात भी सही है कि हमारे इस सौर मंडल में, अपने ग्रह पृथ्वी में हमारी सबकी ऊर्जा का अनंत भंडार अगर कोई है तो वो भगवान सूर्यनारायण देवता की रश्मियाँ ही है, जिससे हम सब अपना जीवन पाते हैं। और इस सौर मंडल के ग्रह में बैठे हुए भगवान सूर्य, हमारी संस्कृति भी अद्भुत है, सनातन संस्कृति भी अद्भुत है। हमारी कोई भी पूजा, कोई भी धार्मिक अनुष्ठान सब दीप प्रज्वलन से होते हैं और दीप प्रज्वलन करने का कारण क्या है ये भले ही मालूम नहीं हो, लेकिन दीप प्रज्वलन का सिलसिला है और ये दीप प्रज्वलन सीधे सीधे हमारी सूर्य की
उस स्थिति के आधार पर हमारे प्रकाश से जीवन मिलता है, उसकी ये एक, और इसीलिए जो दीप मालिका, ये 5 महाद्वीप 7 महाद्वीप, इसलिए हर महाद्वीप में भी आलोकित रहे उस भाव के आधार पर। और जैसा कि हम रिफ्लेक्शन पाते हैं चंद्रमा से, वो भी सूर्य देवता के कारण ही है, उससे आगे कुछ नहीं है। हमारे लिए परमात्मा की कृपा है। इस ऊर्जा के भंडार में जब सूर्य तरफ देखते हैं तो कई बार आजकल बड़े अच्छे फोटो लगे हैं कई घरों में 7 घोड़े दौड़ते हुए, और 99% लोगों से मैं देखता हूँ कि 7 घोड़े काहे के लिए दौड़ रहे हैं, बोले नहीं घोड़े अच्छे लगते हैं इसलिए लगा लिए हमने कहा ये घोड़े लगा लिए अच्छी बात है, लेकिन वो घोड़ों के पीछे ध्यान में नहीं आता कि सूर्य देवता भी वो उदयमान हो रहे हैं, पूरा चित्र तो उससे बनता है। तो हमने वो सुबह के सूर्योदय के दृश्य को अपने सामने लाने के लिए वो आजकल चित्र मिलते हैं बहुत अच्छे से, उन चित्रों के आधार पर सूर्य से हमको ऊर्जा मिलती है, इसलिए वो हमारी उस भाव का प्रकटीकरण है। लेकिन ये बात सही है कि आज बदलते दौर में जब से बिजली का उत्पादन शुरू हुआ और बिजली के आने से पूरी दुनिया का कैसा काया पलट हुआ है, लेकिन आदिकाल से हमारे यहाँ ये सूर्य की, चंद्र की पूजा, नवग्रह मंडल की, खगोल की ये जानकारियाँ कितने हजारों लाखों सालों से रही है। हमारे ऋषि मुनियों ने अपनी नंगी आंखों से, अब तो टेलीस्कोप आया, कब गैलीलियो आया, कब देखा, लेकिन ये नारे की हो, कुछ ऊंची पर कर निकल पानी का भराव जहाँ नहीं निकलता हो, डूब की ज़मीन हो, कैसी भी ज़मीन चलेगी। और मेरे को तो बम्बई के एक अच्छे व्यक्ति मिले थे, उन्होंने तो और तेजस्वी तरीका लगाया। उन्होंने कहा मेरे पास तो डबल पावर है, तो डबल तरह से सोचता हूँ। अब मैं सबके बीच बोलूँगा तो अटपटा भी लगेगा, लेकिन उन्होंने विचार किया कि इन्वेस्टमेंट भी कर दिया और ऊपर से सोलर पंप भी लगा लिया। तो आम के आम गुठली के दाम, बोले कोई बात नहीं, जब तक सोलर चलेगा, जब तक सोलर, नहीं तो तब तक ज़मीन की कीमत बढ़ जाएगी, तो मेरा परवर ही काम हो गया। तो ये जो दिमाग भी अच्छा है लगा करके, लेकिन इससे अच्छी बात हमारे साथ विभाग के साथ जुड़ करके हमारी ये जो बिजली परियोजना है, सोलर परियोजना, उसके साथ जुड़ करके खड़े होने के लिए जिस प्रकार से, और अब तो वो पंप स्टोरेज और लगा रहा है, बिजली के उत्पादन में सोलर का उपयोग दिन में कर ले और रात के समय वो पंप से बिजली बनाएंगे जो ऊपर से नीचे पानी डालने वाला। तो ये जो पूरे देश में, मध्य प्रदेश सभी सेक्टर में बहुत आगे बढ़ रहा है। लेकिन मैं तो बधाई देना चाहता हूँ आप सबको भी। मैं मान के चलता हूँ कि हमारे लिए जिस प्रकार की गति चल रही है, आने वाले समय में इसी प्रकार से अगर ये बिजली के लिए, कहाँ हमारे पास 11 साल पहले क्या रिकॉर्ड था नवकरणीय ऊर्जा का है, और आज कितनी हो गई? 7,000। और अब हमारे बीच में अशोक जी ये जबरदस्त रूप से हम जम कर रहे हैं कि हम आज भी सरप्लस बिजली में हैं। और ये जो इतनी प्रकार की योजना चला रहा है, हमने इसके लिए दिल खोल करके प्रदेश वालों के लिए भी और देश वालों के लिए भी, और देश से बाहर से भी आए, सबको दरवाजे खोल के दिखाए कि कोई कहीं से भी आए, मध्य प्रदेश के साथ जुड़ करके विकास के संकल्प का अगर साझेदार बनना चाहता है तो हम दिल खोल के स्वागत करना चाहते हैं। हमारी सरकार उसका अभिनंदन करती है। वो सारे काम जिससे राज्य और देश के लिए एक बदलाव का समय और एक ताकत का समय आता है, जब हम अपनी ऊर्जा के माध्यम से इस समृद्धि के बलबूते पर देश में अच्छी पहचान बनाना चाहते हैं। जब मैं इसकी पूरे आंकड़े देख रहा था तो हमने इसमें भी मोहासा बाबई में विद्युत और नवकरणीय ऊर्जा के उपकरण विनिर्माण योजनाओं की 22 इकाइयों का भूमि पूजन कर दिया है। ये जो हमारे इसके जो उपकरण बन रहे हैं, जिसमें 18,000 करोड़ का निवेश और 24,000 से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिल रहा है। अभी तो सांची हमारी पहली सोलर सिटी बनी और 2025 तक हम सभी शासकीय भवनों पर सोलर रूफटॉप लगाना चाह रहे हैं। ये अपने आप में बड़ी योजना है, जिसके माध्यम से हम अपने सभी शासन के पैसे का एक एक रुपया बचाना चाहते हैं। जब मैं आपसे यहाँ बात कर रहा हूँ तो मान के चल रहा हूँ कि आने वाले समय में, अभी यहाँ कोई से नाम पूछ रहा था तो कोई मंदसौर से आया, कोई चंबल से, कोई कहाँ से, सभी प्रकार के लोग आ रहे हैं। लेकिन इसका लाभ जित मिलने वाला है, ये योजनाओं के माध्यम से भारत सरकार ने तो बहुत बड़ा टारगेट लिया है, लेकिन मध्य प्रदेश भी पीछे रहने वाला नहीं। अकेला नीमच का सोलर पार्क 500 मेगावाट की क्षमता वाला है,
और ये पूरे भारत की सबसे सस्ती बिजली दे रहा है। इतनी सस्ती तो कहीं है ही नहीं। 2.15 ₹2.25 भी नहीं। ये इतनी सस्ती बिजली पूरे देश में, और देश तो क्या मुझे लगता है दुनिया में ही पहले सस्ती होगी, इतनी सस्ती बिजली। लेकिन हमारे यहाँ इस आपस के कंपटीशन के कारण से, और हमने सोलर प्लांट लगाने के लिए भी क्या क्या रास्ते ढूंढ लिए। ओंकारेश्वर का पानी का डैम का बना हुआ ऊपर का जो इलाका है, उस सोलर पंप वहाँ भी लग सकते हैं। कभी ये सोचे ही नहीं हुआ सोलर प्लेट लगती। पानी का ऊपर से वाष्पोत्सर्जन भी रोकेंगे और बिजली भी बना लेंगे। ये अपने आप में अनूठी चीज़। जब मैं ऊपर हेलीकॉप्टर से निकलता हूँ तो नीचे देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि अपन मध्य प्रदेश में है कि दुनिया के किसी और देश में आ गए। ये बदलते दौर का अपना मध्य प्रदेश इतनी अच्छी प्रकार से क्या आपने फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट को काम किया है। मैं बधाई देना चाहता हूँ। पहला चरण भी पूरा हो गया और ऊर्जा का उत्पादन भी शुरू हो गया। ऐसे ही वो मृग मरीच का हम केवल राजस्थान में सुनते थे, लेकिन जब रीवा से ऊपर उड़ते तो ऐसा लगता पानी पानी भरा है। फिर नीचे देखते पानी है कि क्या है, तो ध्यान से देखो तो वो सोलर की प्लेट लगी रहती है। इतना दूर से आनंद आता देख देख के चारों तरफ से। लेकिन ये जो बदलते दौर में मध्य प्रदेश ने जो गति पकड़ी है, इसके माध्यम से आज हमारी जो क्षमता बढ़ती जा रही है। 15 गुना तो हमारी नवकरणीय ऊर्जा क्षमता में बढ़ गई, जिसमें सोलर एनर्जी 48% है और पवन ऊर्जा में 19% की ग्रोथ आ गई है। वर्तमान में राज्य में 9,300 मेगावाट से अधिक नवकरणीय ऊर्जा के हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। और रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर परियोजना तो विश्व बैंक और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को भी केस स्टडी के रूप में ले रहे हैं कि ये इतना अच्छा काम कैसे हो सकते हैं। मैं मान के चल रहा हूँ कि आज पूरे विश्व में जब इस तरह की कई सारी चीज़ों से सीख मिलती है, मध्य प्रदेश ने अपनी ऊर्जा के क्षेत्र में अक्षय ऊर्जा भंडार में अपनी जो आहुति देने का संकल्प लिया है, मैं बधाई देना चाहता हूँ। जैसे एग्रीकल्चर इंफ्रा फंड में 7 वर्षों तक इसमें बैंकों से भी 3% ब्याज की छूट मिलेगी। ये एक व्यापार का भी रास्ता है और देश और प्रदेश सेवा का भी रास्ता है, अपनी अगली पीढ़ी के लिए भी और वर्तमान की दृष्टि से भी। और ये तो आप ब्याज का दे रहे हो, मुझे मालूम पड़ा कि इनकम टैक्स की दृष्टि से भी सरकार मदद करती। कई प्रकार से ये एक ऐसे रास्ते हैं जिन रास्तों से हम अपने खुद को निवेशक के रूप में भी ला सकते हैं। और 25 साल तक हम एग्रीमेंट करते हैं। आज जो रेट डिसाइड कर लेंगे वो 25 साल मिलेगा। ये बड़ा जोरदार मामला है। कई सारे लोगों का जो पुराने समय 15-16 रुपए ले रहे थे, आज भी देना ही पड़ रहा है, क्योंकि एग्रीमेंट का सवाल है। लेकिन इसके माध्यम से हमने अपनी जो साख बनाई है, उस साख का सवाल है। तो ये आज के समय में इस बात के लिए जितनी जल्दी जो लोग लाभ ले लेंगे उतने वो भाग्यशाली होंगे। आने वाले समय में ये कहाँ तक जाएगा मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ऐसे नवाचारों के बलबूते पर जिससे भविष्य में देश की सेवा हो, प्रदेश की सेवा हो, मैं अपने सभी निवेशकों का भी अभिनंदन करता हूँ। और वास्तव में इसका जो लाभ बताया गया, वो लाभ हमारे लिए केवल अपने लिए नहीं, किसानों की भी जीवन शैली बदलने के लिए। जब बिजली रात में मिलती है तो रात में जगने वाला किसान दिन की जीवन शैली में बड़ा बदलाव लाता है। लेकिन इससे अपने दिन में ठाठ से उठे और खेती का काम कंप्लीट कर ले और सूर्योदय के साथ अपना आराम करे, बाकी जो काम करना वो भी करे। ऐसे ही ना अशोक जी, क्योंकि दिन की जो खेती होती है उसका आनंद ही अलग रहता है। और रात में पता नहीं सांप बिच्छू कोई घूमते रहते, कई बार दिक्कत होती है, उस सबसे भी झंझट फ्री हो जाते हैं। इसी प्रकार से हमारे लिए खेत के काम के साथ साथ कोयला आधारित बिजली के स्थान पर सोलर ऊर्जा से हमारे अक्षय भंडार कोल भंडारों में भी मदद मिलेगी। साथ ही साथ हमारे लिए खासकर सब्सिडी के मामले में भी राज्य सरकारों के लिए जिस प्रकार की दूसरे लोड पड़ते हैं, सोलर एनर्जी एक बार लगाने से बड़ा लाभ मिलेगा। मैं अपनी ओर से एक बार फिर सभी मित्रों को बधाई देना चाहता हूं। और अब हमारी सरकार ने तो एक काम और किया है कि हमारे किसानों के लिए भी अभी लगभग 2 लाख हमारे टेम्परेरी कनेक्शन के और 30 लाख परमानेंट कनेक्शन वाले बिजली वाले सारे किसान अपने राज्य में बिजली का उपभोग करते हैं। वो हमारी सिंचाई के संसाधनों में इन बिजली के उपभोक्ता बनकर के विभाग के साथ अपना एक संबंध बनाते हैं। लेकिन हमारी सरकार माननीय हमारे सभी आगंतुक अतिथियों को बताना चाहेंगे, हमारी सरकार ने तय किया कि धीरे धीरे करके किसानों को भी उनके पैरों पे खड़ा करते हुए ये बिजली के बिल से भी छुट्टी दिला देंगे।
अभी तो हमारी सरकार लगभग ये 60,000 के आसपास का उसको 5 हाउस पावर का कनेक्शन पड़ता है। ऐसे में हमारे द्वारा 7,500 रुपये उससे लेते हैं, 52-53 हज़ार रुपये की सब्सिडी हम उसको देते हैं और उसके बलबूते पर 18-20 हज़ार करोड़ का साल का हमारे बजट पे लोड पड़ता है। हमने कहा कि आने वाले समय में इससे भी झंझट फ्री करके ये 18-20 हज़ार करोड़ हमारे राज्य के विकास के मामले में लगाएं और किसान पे भी जो लोड पड़ता है, किसान को अगर उसके हाथ में बिजली के उत्पादन की क्षमता देते हुए उसकी समृद्धि लाना है तो जो 7,500 रुपये लेते वो भी बंद कर दे। इसलिए सोलर पंप की प्लान बनाया। मैं विभाग को बधाई देना चाहूँगा कि आने वाले 3 साल के अंदर ये 32 लाख कनेक्शन लगाने का ये जो संकल्प किया है वाकई ये अद्भुत है, जिसके माध्यम से अब बिजली के बिल से भी छुट्टी हो जाएगी। किसान अपनी खुद की बिजली उत्पादित करेगा, अपनी खेती खुद की करेगा और उसके साथ साथ वो अपने पैसे बचा करके समृद्धि भी लाएगा। लेकिन विभाग और आगे बढ़ के बात कर रहा है, अब कोई मीटर ऐसा भी लगाएंगे, अभी तक तो वो हमसे खरीद करके मीटर से हिसाब लगा करके अपने को बिल पेमेंट करता था। आने वाले समय में किसान को हम बिजली के भुगतान के लिए पैसे देंगे, वो ज़्यादा बिजली अगर उत्पादित करेगा तो सरकार उससे खरीदेगी और सरकार के द्वारा किसान को नगद पैसा दे करके उसकी समृद्धि की कामना की गई। विभाग ऐसे सारे कामों में आगे बढ़ रहा है। मेरी अपनी ओर से बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार से आज का ये हमारा खास करके जिसमें 11 साल के पूरे होने के अवसर पर कल हमने अपने यशस्वी प्रधानमंत्री के 11 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हुए न केवल मोदी जी को बधाई दी थी, आज हमने कैबिनेट के माध्यम से भी कई सारी सौगातें देते हुए दिन की कैबिनेट भी माननीय मोदी जी के 11 साल के अवसर पर उनको समर्पित की है, जिसके आधार पर हमारी प्रेस और मीडिया को मालूम पड़ा है हमने अलग अलग क्षेत्रों में सरकार की योजनाओं का लाभ देते हुए, लेकिन उसमें सच्चे अर्थों में ये हमारा ये साल इसका और महत्व इस नाते से भी है कि स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की ये 100वीं जन्म शताब्दी चल रही है। ऐसे में अटल जी का उनका अपना भाव था और उनके जो शब्दों में था कि भारत की आत्मा सच्चे अर्थों में गांवों में बसती है। छोटे छोटे गांवों के अंदर गांव अपने पैरों पे खड़े हो जाए, उनके समृद्धि आए। ऐसे में अटल जी के भाव को स्मरण करते हुए यशस्वी प्रधानमंत्री ने वो सारी योजनाओं को लागू किए। अटल जी ने प्रधानमंत्री सड़क योजना लागू की थी, अब माननीय प्रधानमंत्री के माध्यम से स्वर्ण चतुर्भुज योजना, उन सारी योजनाओं को जो कांग्रेस के शासनकाल में बंद कर दी गई थी, उन सारी योजनाओं को न केवल पुनर्स्थापित किया गया बल्कि पुनर्परिभाषित करते हुए अब ग्रीन फील्ड और नए नए प्रकार के NH के और नए प्रकार के रोड निकाल रहे हैं। लेकिन उतना ही नहीं, एयरपोर्ट, मेट्रो, सभी प्रकार के सेक्टर में बढ़ावा देने के लिए। लेकिन सबके बीच में सबके लिए आखिर में जरूरत क्या पड़ेगी? कितना भी विकास करो, विकास की आखिरी कुंजी, आखिरी जान बिजली में आती। इसलिए बिजली उत्पादन जब तक हम नहीं करेंगे तब तक विकास बाधित रहेगा। हम सब संकल्प करें, सभी प्रकार की ऊर्जा के क्षेत्र में हम समृद्ध हों, अपनी भूमिका उसी प्रकार से निभाते रहें। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड श्री अमनबीर सिंह बैस जी से विनम्र आग्रह है कि कृपया आप माननीय मुख्यमंत्री जी तथा मंचासीन अन्य विभूतियों को आज के अवसर पर स्मृति चिन्ह भेंट करें। स्मृति चिन्ह सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट कर रहे हैं प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड श्री अमनबीर सिंह बैस। अब स्मृति चिन्ह माननीय मंत्री महोदय नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग श्री राकेश शुक्ला जी को। स्मृति चिन्ह माननीय मंत्री महोदय ऊर्जा विभाग मध्य प्रदेश श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जी को। माननीय मंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु कल्याण विभाग श्रीमती कृष्णा गौर जी को। हमारे बीच में पधारे माननीय सांसद बिहार से श्री अशोक यादव जी को।
अपर मुख्य सचिव ऊर्जा विभाग आदरणीय श्री नीरज मंडलोई जी को, एवं प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड श्री अविनाश लवानिया जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय भाई साहब, अब आपसे आग्रह है कि कृपया आप धन्यवाद के 2 शब्द कहें। मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने आज हमें इस कार्यशाला में उपस्थित होकर